हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। एग्ज़ाम का समय चल रहा है और हर बच्चे डरे हुए हैं कि हमने तैयारी तो की है, पर क्या इसका हमें फुल मार्क्स मिलेगा या अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ टिप्स और कुछ ऐसे रूल जिसको अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर एग्ज़ाम में अच्छा होगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं। चलिए हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका स्कोर हर सब्जेक्ट में अच्छा हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा बने। तो सबसे पहला पॉइंट्स है एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। दूसरा है एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना है। तीसरा है फुल मार्क्स के लिए क्या करें, यानी फुल मार्क्स कैसे लाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर आंसर याद नहीं है तो हमें क्या लिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे फॉलो करना है और आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आप एक अच्छा स्टूडेंट कहलाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और सीखते हैं एक एक करके इन सभी रूलों को। हम लोग आ गए हैं अपने पहले सवाल की ओर, यानी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। तो मैं इन्हें आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं जो कुल 9 है, यानी टोटल 9 है। अगर आप इन रूल को फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली आपका मार्क्स अच्छा होगा, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 15 मिनट का सही यूज करें। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप उस 15 मिनट के अंदर सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से और बिना पैनिक हुए जितने सारे आप क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में उसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको एक रूल बनाना है कि मुझे एग्ज़ाम में आंसर किस क्वेश्चन से शुरू करना है, क्योंकि आपको हमेशा एग्ज़ाम का आंसर उस क्वेश्चन से शुरू करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप पक्का हैं कि मुझे इसका आंसर आता है। फिर दूसरा रूल वही कहता है पहले कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखें। जब आप 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है और कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है और किसके आंसर मुझे आता ही नहीं है। तो पहले वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर मुझे 100% आता ही है। फिर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, यानी कि उनका आंसर लिखें जिन पे आपको थोड़ी सी डाउट है, और उसके सबसे बाद में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसके बारे में आपको आंसर पता ही ना हो। फिर आगे हम लोग देखेंगे आंसर छोटा एवं सटीक होना चाहिए। मतलब आपका आंसर जो हो वो ब्रीफ हो और बिल्कुल उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो आप ये मत बता दिएगा कि मेरे दादाजी का नाम फलना था, मेरे पिताजी का नाम फलना था, फिर मेरी पैदाइश इतनी सन को हुई और इसके इतने दिनों के बाद मेरे पापा ने मेरे ताऊ से, मेरे फूफी से या मेरे चाचा से पूछ कर मेरा नाम ये रखा। आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है तो आपको डायरेक्ट बताना है मेरा नाम यह है। इसी तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो आपको लिखना है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये नहीं बताना कि उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी पैदाइश कब हुई, उनके माताजी का नाम क्या था, उनकी शादी कब हुई, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब एक्स्ट्रा चीज़ लिखते हैं तो वहीं पर आपका मार्क्स कट जाता है। फिर अगला क्या है, अगला है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं आप कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर छोड़ के नहीं आना है। ऐसा नहीं बोलना है कि इसका आता नहीं है तो मैं क्या लिखूँ इसलिए छोड़ के आ गए, नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप याद करके गए और भूल गए या फिर आपको उसका आंसर आता ही नहीं है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है ताकि उसका भी मार्क्स आपको मिले। फिर आगे है इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दे, यानी जो क्वेश्चंस जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी होते हैं, आपको उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे अगर आपको पूछा जाए
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको आंसर क्या लिखना है, गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था। तो क्या आपको पता है कि गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था में इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है जो इस आंसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है? सवाल को दोबारा सुनिए, क्या पूछा गया था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो पूछ ही तो रहा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इसलिए आपको गांधी जी का और हुआ था ये तो ज़रूरी नहीं है। आपका यहाँ पर स्पेशल वर्ड है जो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब बोले तो सॉइल यानी आत्मा है यानी रूह है, वो है 1869। तो ऐसे वर्ड जो उस क्वेश्चन का पूरा डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या है, उस वर्ड को आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो सबसे पहला उसका नज़र उसमें जाए और वो क्वेश्चन का आंसर समझ जाए और आपका आंसर सही करे और आपका फुल मार्क्स दे। अब अगला पॉइंट है, दो वर्ड्स के बीच स्पेस छोड़ें। दो वर्ड्स, जब कोई भी दो वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है जैसे गांधी जी, तो हम लिख दिए गांधी जी को तो इसे मिला दिए, अब का को भी इसे मिला दे रहे हैं, जन्म को भी इसे मिला दे रहे हैं। अब ये जो इतना सारा वर्ड एक साथ मिल गया तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगी कि आपने एग्जैक्टली यानी वास्तविक तौर पर इसे लिखा क्या है। जैसे अगर हम लिखते हैं राम का भाई, अब यहाँ पर आ गया राम। अब देखिए राम के बाद का के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है, जैसे राम का, फिर भाई के लिए थोड़ी सी और स्पेस छोड़नी है, ऐसे करके लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको इसके साथ मिला दिए, इसके साथ मिला दिए, जैसे यहाँ पर मिला दिए। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से भी आपका मार्क्स घट जाता है। एग्जामिनर आपका आंसर समझ नहीं पाता और आंसर गलत करके आपको मार्क्स काट लेता है। फिर अगला है सिंपल वर्ड्स का यूज करें। जब भी आपको आंसर लिखना है किसी भी क्वेश्चन का तो आपको कोई हार्ड वर्ड, जो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जो सुनने में अटपटा हो, या फिर आपको जो बुक में या जो गाइड्स में या फिर आपको टुडे में या अदर बुक्स में जो आंसर दिया जाता है वो टफ वर्ड दिया जाता है। आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा आंसर आपको अपने सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और लिखना वही है जो आपको समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया, और वही चीज़ आपको एग्जामिनर को समझाना होता है। ये नहीं हो, एग्जामिनर ये नहीं चेक करता कि आप क्या रट कर आए, वो ये चेक करना चाहता है कि इस जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया था इसमें से आप कितना चीज़ सीखे और किस तरह से सीखे हैं। बस आपको ये बताना कि मैंने ये चीज़ सीखा है और इस तरह से सीखा है। आपकी अगर सीख सही है, सेंस सही है, तो सिंपल लैंग्वेज में भी आपका आंसर 100% सही माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर अगला है हेडिंग दे एवं डायग्राम बनाए। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको हेडिंग देने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, साइंस। जैसे बोला जाता है ना कि किसी के बारे में लिखे तो लिखते हैं इसका आंसर, जैसे बोला जाता है कि बहुउद्देश्य परियोजना के लाभ लिखें, या फिर बोला जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी दो किसी चीज़ के बीच में अंतर लिखें। तो वहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है। तो जहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना हो वहाँ पर आप पहले हेडिंग दें, उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है। अगर आपको जहाँ हेडिंग देने की ज़रूरत है नहीं दीजिएगा तो भी मार्क्स कट जाएगा, और जहाँ आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है अगर वहाँ नहीं बनाइएगा तो भी मार्क्स कट जाएगा। जैसे अगर आपको साइंस में पूछा जाए कि सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन को प्रूव करें या डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र के लिए कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है, वो लिखिए। तो आपको लिए वहाँ पर आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ हेडिंग देना पड़ेगा। इस तरह से आपको हेडिंग भी देना है और डायग्राम भी बनाना है ताकि एग्जामिनर अच्छी तरह समझ जाए कि आप इसका आंसर क्या लिखना चाह रहे हैं और आपका मार्क्स ना कटे और आपको फुल मार्क्स दे। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है एक आंसर के एंड होने पर 2-3 लाइन स्पेस छोड़े फिर दूसरा आंसर लिखें। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखते लिखते जहाँ से एक का आंसर ख़त्म हो गया, उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे लाइन्स होती हैं, जैसे ऐसे लाइन हो गया, मान लिया आपका यहाँ आंसर ख़त्म हो गया
तो आप यहाँ से डायरेक्ट शुरू नहीं करना, आपको ये 2 लाइन कम से कम छोड़ना है, फिर आपका आंसर यहाँ से शुरू करना है। जब आप ऐसा कीजिएगा तो एग्जामिनर को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपका ये अलग आंसर है और ये अलग आंसर है, और वो सही से पढ़ पाएगा और आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, यानी दूसरे पॉइंट की ओर, जो है एग्जाम में हमें क्या गलती नहीं करना है, यानी हमें एग्जाम में क्या चीज़ नहीं करनी है। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी हमें एग्ज़ाम में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या नहीं करना है। किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है। जब आप किसी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अगर आपको मान लेते किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और आपके सामने वाला आंसर लिख रहा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि वो आंसर लिख रहा है तो हमेशा सही ही होगा। हो सकता है कि आप जितना याद करके गए उससे वो ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा वीक था, इसलिए जो मर्जी वो लिख रहा है। इसलिए आपको किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना है तब तक जब तक कि आप ये कंफर्म ना हो जाएं कि वो आंसर जो लिख रहा है वो 100% सही है। वो जो आपके सामने बैठा हुआ स्टूडेंट है वो एक पढ़ने वाला और एक अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाद दूसरा है, दूसरे का हेल्प करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हमें 4-5 क्वेश्चंस तो लिख लेते हैं। जब 4-5 क्वेश्चन लिख लेते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसने 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, तो पूछता है कि थोड़ा हेल्प कर दो ना, मुझे भी बता दो। तो हम क्या करते हैं, उसको हेल्प करने के चक्कर में 4-5 क्वेश्चन का आंसर उसे बताने में लग जाते हैं और इस तरह से हमारा टाइम लॉस हो जाता है। और लास्ट में जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो टाइम की कमी होने की वजह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर हमें छोड़ना पड़ता है और इस तरह से हमारा मार्क्स घट जाता है। तो हमें कभी भी किसी दूसरे को आंसर बताने के चक्कर में अपना टाइम लॉस नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको हेल्प नहीं करना चाहिए, आप हेल्प कीजिए पर पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए। जब लास्ट में आपके पास 15-20 या आधा घंटा बच जाता है, 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा जब बच जाता है, तब आप उसकी हेल्प कीजिए ताकि उसका भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और उसका भी मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि वो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला, आपके मार्क्स से उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। पर तब करना है जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, आप पूरा का पूरा आंसर शीट कंप्लीट कर चुके हों। फिर आगे क्या करना है, कभी भी अगर आपको आंसर नहीं पता किसी क्वेश्चन का तो आपको गाना यानी सॉन्ग नहीं लिखना, शायरी नहीं लिखना है, चुटकुला यानी जोक नहीं लिखना है और गाली का यूज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि जब आंसर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के आंसर के बदले में वो लोग शायरी या गाना या अभद्र बातें लिख देते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कीजिएगा तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, यानी वो एंग्री हो जाएगा और आपका जो पहले के जो मार्क्स दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद जो सही आंसर है वो भी काट देगा, बोलेगा ये तो ख़राब स्टूडेंट है ही, ये क्या लिखा होगा। इस तरह से वो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने का चांस हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और साथ में मैं आपको अपनी तरफ से एक और टिप्स देता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो अपने आस-पास इधर दाएं बाएं नीचे ऊपर देख लेना है कि कहीं किसी ने चिट तो नहीं फेंका या कोई कागज़ तो नहीं है। ये हो सकता है कि कोई दूसरा अगर फेंक दे और आपके सामने हो तो जब चेकिंग करने वाले आए तो ये समझे कि आपने लाया था और आपने फेंका है, तो इस तरह से आपका भी नुकसान हो सकता है। तो आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक यानी अगला पॉइंट कि हमें फुल मार्क्स कैसे मिल सकता है, यानी हम लोग फुल मार्क्स कैसे लाएं। तो अब हमारा पॉइंट है कि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का फुल मार्क्स कैसे मिल सकता है, यानी हम लोग फुल मार्क्स कैसे लाएं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख कर रखे हुए, चलिए मैं इन चारों को आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, यानी जो वर्ड्स आप लिखते हैं क्वेश्चन के आंसर में वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लेटर को आप मिला रहे हैं या फिर एक छोटा एक बड़ा हो रहा है या आप गैप प्रॉपर नहीं रख रहे हैं। जैसे आपको लिखना है एप्पल, आप क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं ए, अब इसे पी मिला दिए, अब इसको पी मिला दिए, ऐसे कर दिए, फिर एप्पल। एप्पल तो लिखे पर ये नीट एंड क्लीन है नहीं, तो आपका इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब मान लेते कि आपने इसे मिलाया नहीं, ए पी और पी के बीच में प्रॉपर गैप तो रखा पर आपने ऐसे लिख दिया एक छोटा एक बड़ा, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आपको इसमें भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना कैसे है, आपको बिल्कुल रूल के हिसाब से लिखना है ताकि आपका मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे और 100% सही मार्क्स मिले। जैसे दोनों ही पी है तो दोनों का पी साइज बराबर होना चाहिए। जो ऊपर जा रहा है उसे ऊपर ले जाना है, जो नीचे आता है उसे नीचे ले जाना है। हिंदी में भी यही रूल है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अगर मान लो उसे कमल लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क ऐसे लिखते हैं,
म ऐसे लिखते हैं और ल का ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं कि हम तो सही लिख कर आए। पर क्या ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है? अगर ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाए तो एग्जामिनर का आँख ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें कंप्लीट मार्क्स यानी फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो आपको लिखना कैसे? अगर कमल ही लिखना है तो क ऐसे लिखना है, म ऐसे लिखना है और ल को ऐसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में और वो साफ़ सुथरा दिखे और आपका मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आंसर वर्ड्स लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कुछ वर्ड्स लिमिट्स दिया जाता है कि इसका आंसर 50 वर्ड्स में होना चाहिए या फिर 100 वर्ड्स में होना चाहिए या 150 वर्ड्स में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50 वर्ड पुराना ही है। इसका मतलब होता है कि आप 0 to 50 वर्ड्स के अंदर दीजिए, चाहे तो आप 20 वर्ड्स में दीजिए, 30 वर्ड्स में दीजिए, 32, 35, 40, पर आपका आंसर हमेशा 50 वर्ड्स से कम होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा आंसर वर्ड्स लिमिट्स के अंदर लिखना है, यानी उससे कम वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना। उसके बाद आगे क्या है? अगला पॉइंट है पंक्चुएशन मार्क्स, यानी विराम चिन्हों का यूज करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं, या बहुत बार क्या, अक्सर 99% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह का यूज नहीं करते। जैसे आपने लिखा वाव कितनी सुंदर लड़की है, तो आप क्या लिखते हैं? ऐसे लिख देते वाह कितनी सुंदर लड़की है, छोड़ देते हैं। मन किया तो यहाँ पर फुल मार्क्स में लगाते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन जब हम वाह बोलते हैं ना, वाव, तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहिए, जो नहीं लगाते। या फिर कहीं पर हमें कोमा लगाना होता है, नहीं लगाते, या हाइपन लगाना होता है, नहीं लगाते हैं, या फिर हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, नहीं लगाते हैं, या इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है, नहीं लगाते हैं। इससे भी हमारा मार्क्स कटता है और हमें एग्ज़ाम में नुकसान उठाना पड़ता है, यानी हमें लॉस होती है मार्क्स की। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और आंसर लिखते समय पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्हों का यूज करना चाहिए जहाँ पर उसका यूज होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देना चाहिए जो आंसर लिखते हैं। इससे पहले मैंने पिछले पॉइंट्स के अंदर बता दिया था कि जब हम लोग आंसर लिखें तो वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी मिले वहाँ पर अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर उस पर फोकस करे, यानी उसका नज़र सबसे पहले उस पर जाए और वो आंसर समझ जाए और हमें मार्क्स पूरा का पूरा दे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, यानी अगर आपको आंसर याद नहीं है तो आपको क्या लिखना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं कि जब आपको आंसर ही याद ना हो तो आपको क्या करना है और आपको क्या लिखना है। एवरीवन, तो हम लोग आ गए अब अपने अगले पड़ाव में, यानी अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जब आपको आंसर ही याद ना हो तो आपको क्या लिखना है। इसके लिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं लिखा है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ताकि जो आंसर आपको याद ना हो उस पर भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। क्योंकि मेरे एक टीचर थी, वो कहा करती थी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। मान लिया आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं, आपने याद ही नहीं है, या वो ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी देखे भी नहीं है, ना पढ़े हैं ना सुने हैं, फिर आपको उसका आंसर कैसे लिखना है? आप छोड़ दिएगा, हो सकता है कि छोड़िएगा तो आपको डेफिनेटली है कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और मान लिया अटैम्प्ट कर लिए तो हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिल जाए, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 1 मार्क, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिल जाए। अगर वो भी मिलता है तो आपके लिए वो अच्छा ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये कर लेना है कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आपको गाली, शायरी, गाना या फिर चुटकुला इन सब का यूज नहीं करना है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे या आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे तो ध्यान से सुने होंगे, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद ज़रूर होंगी। अगर आपको वो भी नहीं याद है तो आपको क्या करना है? तो अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको हेडिंग लिखना है। और जिस रिलेटेड हो कोई क्वेश्चन हो तो आपको उसमें से एक कहानी बना लेनी है। कि चले मान लेते कि जैसे कि ये कहानी मुझे पता है और उससे रिलेटेड आपको कम से कम, अगर मान ले 2 मार्क्स का है तो आपको 2 लाइन्स या फिर 3 लाइन्स का आंसर
लिख देना है, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना। जब आप 2 या 3 लाइन्स अटैम्प्ट कीजिएगा, मान ली पूछिए कि जैसे आपका एक चैप्टर है क्लास 10 में, भोली कैसी लड़की है, या फिर राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली, या राइट कुछ ही किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल देता है, तो आपको क्या लिखना है। मान लिया आपको भोली के बारे में नहीं पता, लेकिन एक लड़की है ना, ये पता है ना भोली लड़की का नाम है, तो आप लिख दिए भोली इज अ गुड गर्ल, शी इज ओबेडियंट, शी इज इंटेलिजेंट, कुछ ऐसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसे लगे कि सच में इसने वो चैप्टर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो इस तरह से आपका मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर वो एक चीज़ करना है कि अगर जब आप मान ली इंग्लिश का एग्ज़ाम देने गए हो, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम कॉपी में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ जाना है। एसएसटी के कॉपी में आपको साइंस का, या साइंस के कॉपी में हिंदी का नहीं लिखना। अगर आप साइंस का एग्ज़ाम देने गए हैं और वो अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको अगर मान ली उसका आंसर नहीं पता, तो किसी दूसरे चैप्टर का भी अगर याद है थोड़ा बहुत, तो ऐसा लिखिए कि लगे कि हाँ आपने यही चैप्टर का आंसर लिखा है। क्योंकि आप जब अटैम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर देता है, वो आपको निराश नहीं करेगा, होपलेस नहीं करेगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैं इंटर में था, तो मैंने अपने एक टीचर से पूछा था कि सर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कॉपी में आंसर नहीं लिखा, तो आप क्या उसको मार्क्स दीजिएगा। तो उन्होंने अपना एक रूल बताया था कि मैं उसे मार्क्स कुछ आधार पर दूंगा, कुछ बेसिस पर दूंगा, अगर वो उस बेसिस को फॉलो करता है। तो मैं वही चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो जिस तरह वो एक टीचर थे, तो बाकी जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो भी तो टीचर ही हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। उनके दिल में, उनके अंदर भी दिल है, और वो भी चाहते हैं कि कोई बच्चा फेल ना हो। तो इसके लिए आपको ये चीज़ सुननी चाहिए और आप इसे फॉलो कीजिए। ऊपर वाले की कृपा हुई, यानी इंशाल्लाह आपको मार्क्स कम्प्लीटली मिलेगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा आंसर नहीं लिख पाता, तो कुछ शर्तें हैं, वो गाली ना लिखे, गाना ना लिखे, शायरी ना लिखे, चुटकुला ना लिखे। अगर ये सब का यूज नहीं करता, उसके बाद कुछ भी लिखता है, कुछ भी एक क्वेश्चन का आंसर मान ले, जो या क्वेश्चन है उसका आंसर ना लिखने को जाए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख देता है, पर लिखता है तो हम उसे 4 में से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स कुछ दे ही देते हैं, खाली नहीं छोड़ते। अगर मान ली उसने ये भी ना लिखा हो, तो लिख देता है कि सर मैं गरीब हूँ, पढ़ नहीं पाया, मुझे पास कर दिएगा, नहीं तो मेरा भविष्य ख़राब हो जाएगा। कुछ अगर ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं, जो दया भावना के शब्द होते हैं, तो उसमें भी उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ मार्क्स दे देते हैं। ये मेरे टीचर का कहना था। तो इसलिए मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा था कि अगर आपको आंसर ना पता हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया, पर 1-2 का आंसर नहीं पता, तो आप क्या करना, आपको किसी दूसरे का क्वेश्चन का आंसर उसमें इस तरह से फीड करके लिखना है कि लगे कि इसी क्वेश्चन का आंसर है। और लास्ट में आंसर लिखना है, जैसे बोला जाए कि आपको समीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज इक्वेशन। तो आपको नहीं पता तो लिखिए द इज कॉल्ड इक्वेशन। इंग्लिश में से लिखना है, हिंदी वाले क्या लिखना है, कुछ लिख कर लिख दिएगा इसे समीकरण कहते हैं। इस तरह से पढ़ने पर लगेगा कि हाँ आपने इसका आंसर सही लिखा है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपका अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलेगा। अगर आपको 1 मार्क्स भी मिल जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा परसेंटेज हाई हो जाएगा। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना मार्क्स बढ़ाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम में कितना % लाने का सपना है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। पर विदा लेने से पहले अगर मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके, यानी इससे हेल्प ले सकें, और मेरा जो मेहनत है वो कामयाब हो सके, और किसी स्टूडेंट का भविष्य अच्छा होने में मैं योगदान यानी हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए अगेन मैं बोलता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।